सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक आता है इट इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसको हम आरआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज़ राउंड रॉबिन या आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है। अब ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होता क्या है? ठीक है। जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इसको हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं कौन से सिस्टम्स के लिए? दैट इज़ फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसको हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। ठीक है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग की तरह ही है, सेम है उस तरह। ठीक है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है उसकी तरह एक ये सेम ही है। कौन? आरआर शेड्यूलिंग। ठीक है। कौन सी? आरआर शेड्यूलिंग। ये दोनों सेम सी है, बट प्रीएम्पशन इज एडिड टू स्विच बिटवीन प्रोसेसेस। बट जो इसके प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इसमें क्या होती है? एक प्रीएम्पशन ऐड होती है। ठीक है। अ स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। एक स्मॉल यूनिट होता है टाइम का। ठीक है। कुछ एक स्मॉल यूनिट है टाइम का जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम क्वांटम। क्या बोलते हैं उसको हम? दैट इज टाइम क्वांटम। इन दिस ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम। इसमें हर एक प्रोसेस को सीपीयू का कुछ एक छोटा सा टाइम दिया जाता है, स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम दिया जाता है। इसमें हर एक प्रोसेस को एक सीपीयू का कुछ छोटा सा टाइम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टाइम क्वांटम। ठीक है। और वो टाइम को मुझे बता सकता है वो कितने सेकंड्स, कितने मिली सेकेंड्स का? दैट इज अप टू 10 टू दैट इज यूजली 10 टू 100 मिली सेकेंड्स। वो इतना ही टाइम होता है जो एक किसी भी प्रोसेस को एक सीपीयू देता है। ठीक है। अब द रेडी क्यू इज ट्रीटेड एज अ सर्कुलर क्यू। हम रेडी क्यू को एक सर्कुलर क्यू की तरह ट्रीट करते हैं, यूज़ करते हैं। द सीपीयू शेड्यूलर गोज अराउंड द रेडी क्यू। जो सीपीयू का शेड्यूलर है वो रेडी क्यू के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है। जो सीपीयू का शेड्यूलर है वो रेडी क्यू के इर्द गिर्द घूमता रहता है ताकि पता लगा सके कि कितने प्रोसेस को कितना टाइम इंटरवल मिला है 10 से 100 मिली सेकेंड्स के बीच में, कि किस प्रोसेस ने कितना टाइम लिया है। जब ये टाइम इलैप्स हो जाता है, आफ्टर दिस टाइम हैज़ इलैप्स्ड द प्रोसेस इज प्रेम्प्टेड। जो प्रोसेस है प्रेम्प्ट हो जाता है और वो एंड एडिड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। और वो जो प्रोसेस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है? रेडी क्यू के एंड में ऐड हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। ऐड हो जाता है या फिर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। ईच रेडी टास्क हैज़ टू रन टर्न बाय टर्न इन अ साइक्लिक क्यू फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है। अब जो भी हमारे पास प्रोसेस रेडी क्यू में ऐड हुआ है, ठीक है, जो रेडी टास्क बन गया हमारे पास, अब जो हर एक रेडी टास्क है वो टर्न बाय टर्न रन करता है। क्या करता है? वो टर्न बाय टर्न रन करता है। ठीक है ना। किसमें? एक साइक्लिक क्यू बन जाती है, एक ये क्यू बन जाती है साइक्लिक, इसमें रन करता है हर एक टास्क। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्न बाय टर्न ये साइक्लिक क्यू में इसमें क्या करता रहता है? एक कुछ टाइम पीरियड के लिए रन करते रहते हैं। ठीक है। इसको हम प्रोसेसर शेयरिंग भी बोलते हैं। मतलब कि ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है ये प्रोसेसर भी शेयर करता है। टू इम्प्लीमेंट आरआर शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी कीप द रेडी क्यू एज अ फीफो क्यू ऑफ प्रोसेसेस। हमें रेडी क्यू को ऐसे यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह। जैसे कि अगर एक फर्स्ट वाला इन हो गया है तो फर्स्ट वाले को फटाफट उसको तैयार करके प्रोसेस को बाहर निकाल दिया जाए ताकि नेक्स्ट वाले को लाइन में लगाया जा सके। ठीक है। न्यू प्रोसेसेस आर एडिड टू द टेल ऑफ द रेडी क्यू। मैंने बताया कि नए प्रोसेसेस को रेडी क्यू के टेल पे ऐड किया जाता है। मतलब कि एंड में द सीपीयू पिक्स द फर्स्ट प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। जो सीपीयू का शेड्यूलर है वो पहला प्रोसेस होता है जो पिक करता है रेडी क्यू में से, सेट्स अ टाइमर टू इंटरप्ट, और एक टाइमर सेट कर देता है कि ताकि वो उसको इंटरप्ट कर सके आफ्टर वन टाइम क्वांटम एंड डिस्पैचेज द प्रोसेस, और फिर प्रोसेस को डिस्पैच कर देता है। ठीक है। ये था हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब द प्रोसेस में हैव अ सीपीयू बर्स्ट ऑफ लेस देन वन टाइम क्वांटम। In this case, the process itself will release a CPU voluntarily. The scheduler will then proceed to the next process in the ready queue. ठीक है। अब द
अब हमारे पास एक एग्जांपल आती है कि जो एवरेज वेट है, ये था हमारा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती क्या है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब कि किस टाइम लिमिट में वो काम करता है और किस लिए डिज़ाइन किया हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल है, उससे समझेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेट विद एवरेज वेटिंग टाइम अंडर द राउंड रॉबिन पॉलिसी इज़ ऑफन लॉन्ग। जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है आर पॉलिसी में। तो कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस, हमें एक प्रोसेसेस का सेट दिया हुआ है दैट अराइव एट टाइम ज़ीरो, जो कि टाइम ज़ीरो पे अराइव हो रहे हैं। ठीक है, विद द लेंथ ऑफ द सीपीयू बर्स्ट गिवन इन मिली सेकेंड, और जो लेंथ है सीपीयू बर्स्ट की वो मिली सेकेंड पे दी हुई है। और मैंने पहले बताया था बर्स्ट टाइम इज़ द एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, अब इसको हम देखेंगे। फर्स्टली अगर हमें कोई भी इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो फर्स्टली वी हैव टू मेक द गैंट चार्ट। ठीक है, अब हमें पता ही है कि सारे प्रोसेसेस हैं वो टाइम ज़ीरो पे अराइव हो रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें क्वांटम इक्वल्स टू 4 लिया है, बिकॉज क्वांटम इक्वल्स टू 4 का मतलब है अ प्रोसेस कैन बी रन अप टू अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 4 मिली सेकेंड्स। जो प्रोसेस है वो रन कर सकता है 4 मिली सेकेंड्स के टाइम तक। ठीक है, इन अ सिंगल एलोकेशन ऑफ सीपीयू, जिसमें कि सीपीयू की एलोकेशन सिंगल है। ठीक है, अब ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, कौन सा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ P1। कौन सा स्टार्ट हो रहा है, P1। अब हमने क्वांटम टाइम कितना लिया है, 4 लिया है, ताकि क्वांटम इक्वल्स टू 4 मीन्स अ प्रोसेस कैन बी रन अप टू अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 4 मिली सेकेंड्स। ठीक है, इन अ सिंगल एलोकेशन ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब 4 प्रोसेस P1 हमने 4 पे कर दिया। ठीक है, अब जो प्रोसेस P2, अब 24 में से 4 माइनस हुए तो कितना बच गया यहाँ पे, इट्स 20। कितना बच गया यहाँ पे, इट्स 20। ठीक है, 20 बच गया। अब P2 कितना हमारे पास, 3, तो 4 प्लस P2 कितना हमारे पास, दैट इज 3। ठीक है, सो 4 प्लस 3 7, एंड ये कंप्लीट P2 हमारे पास कंप्लीटली एलोकेट हो चुका है। अब बारी आती है P3 की। ठीक है, सो 7 प्लस 3 इज़ 10। अब हमारे पास P3 भी कंप्लीटली एलोकेट हो चुका है। अब हमें एलोकेट करवाना है P1 को, क्योंकि वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, सो 4 हो चुका था उसमें से। ठीक है ना, क्या आ चुका है इसमें से, 4 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ आता है 4 के बाद, दैट इज़ 4 इसमें और ऐड किया। ठीक है, 24 में 4 और ऐड किया तो कितना बन गया, 10 प्लस 4 इज़ 14। ठीक है, फिर P1 को एलोकेट करवाया, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको एलोकेट करवाते रहना, क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम 4 ही है, इसलिए हम 4 का करते रहेंगे। सो 14 प्लस 4 इज़ 18, 24 है, 24 पूरा करना है हमें। ठीक है, सो 18 प्लस 4 इज़ 22। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 4 8 4 12 और 4 16, अभी 16 हुए हैं। ठीक है ना, ये दोनों तो P2 P3 के थे, अभी 16 हुए हैं। अब हमें 2 एलोकेशंस और करनी है। ठीक है, अब 22 प्लस 4 इज़ 26, एंड 26 प्लस 4 इज़ 30। ये होगी हमारी P1 की एलोकेशन कंप्लीट। ठीक है, अब हमें इसमें से हमारा एवरेज नहीं, पहले तो वेटिंग टाइम निकालना है P1 का एंड P2 का, फिर P3 का, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा एवरेज वेट निकाल पाएंगे। पहले P1 का वेटिंग टाइम क्या है। P1 ने 4 पे छोड़ा। ठीक है, 4 पे लेफ्ट कर दिया। ठीक है ना, फिर उसने पकड़ा 14 पे, नहीं 14 पे नहीं, फिर उसने पकड़ा 10 पे। सो 14 से 10 तक कितना डिफरेंस लिया उसने, 6 का। ठीक है ना,
सो P1 वेट ऑफ P1 इज 6 और P2 का है दैट इज 4 and the P3 will be 7. So average waiting time is equals to waiting time of P1 plus P2 plus 3 P3 upon total number of responses, मतलब कि कितने number of responses आए, ठीक है. दैट इज P1 का वेट है 6 plus P2 is 4 and P3 will be 7 upon 3. So 6 plus 4 is 10 plus 7 upon 3 that is 17 upon 3. So 17 upon 3 हमारे पास आंसर आया that is equals to 5.66 milliseconds. That will be our आंसर. ये था हमारे पास कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है उसको, और हम राउंड रॉबिन को शेड्यूलिंग को यूज़ करके कैसे हमारा एक एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं कुछ प्रोसेसेस का, ठीक है. सो आज के लिए थैंक यू.